प्यारे साथियों, आपको अपने अपने YouTube चैनल स्टडी वेल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट और उष्मा, हीट या उष्मा। तो इससे पढ़ने से पहले क्वेश्चन में है करीब 60-70 क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले एक चीज़ जानेंगे कि हीट एंड उष्मा में होता क्या है। तो देखिए, आपको याद रखना होगा कि हीट क्या है, जैसे हीट क्या है, ठीक ना। तो हीट का एक नियतांक होता है, उसको जी से प्रदर्शित करते हैं। यह नियतांक है जिसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, और यह जिसका द्रव्यमान पर कार्य निर्भर करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको W का Q के बराबर में अगर बदलना पड़े तो इसको हम लोग बदलेंगे। J बराबर क्या होगा, तो J बराबर W/Q होता है, ठीक है। और यहाँ पे G का मान क्या होगा, तो G का मान होगा 4.186 जूल कैलोरी होगा प्रति कैलोरी। तो याद रखिएगा, यह जूल प्रति कैलोरी है। ये पूछता भी है, यह किलो कैलोरी है, कहीं कुछ पूछेगा तो ये सब दशमलव है ना, ये घटता बढ़ता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा। जैसे 3 अंक पे है, कभी 2 अंक पे हो जाएगा, कभी 1 अंक पे हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा, जूल कैलोरी में हम जब बात करेंगे तो यह हो जाएगा कैलोरी, ठीक है ना। जूल कैलोरी में तो यह हो जाएगा 4.186 होगा। अब इसका तापमान का, जैसे यहाँ पे तो हो गया ये। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है जे को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर JQ। यह पूछता भी है W बराबर JQ, ठीक। तो यह जान गए कि J बराबर, J एक नियतांक है, नियतांक J बराबर W/Q होता है। और जैसे कि W को जैसे कि W होता है, उसको Q में बदलना होगा, तो इस तरह से बदलना होगा। आगे एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि यह जो है कैलोरी में मापा जाता है, इसका माप। जैसे में एक साथ अगर जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उष्मा कैलोरी जैसे कहते हैं इसको, उष्मा कैलोरी। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 14 पॉइंट कुछ है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो इसको आवश्यकता होगी 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। जिसे अगर मान लीजिए 14 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो 1 कैलोरी हमको आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखना होगा कि देखिए, तापमान का क्या होता है। तापमान का जो होता है, तापमान का SI मात्रक होता है, केल्विन होता है, केल्विन, ठीक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे और चीज़ जानना होगा, उसको एक दूसरे पेज पे ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो तापमान है ना, तापमापी जो बनाए थे, तापमापी याद रखिएगा, तापमापी गैलीलियो के द्वारा बनाया गया था, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा, ये याद रखिएगा। उसके बाद से इसको जैसे कि एक पूछता है क्वेश्चन में कि जैसे पूछ दिया कि सेल्सियस में अगर कोई बर्फ का, जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो एक सूत्र हो गया। दूसरी बात ये कि कभी पूछ देता है फ्रीजिंग पॉइंट और उसके साथ में फ्रीजिंग पॉइंट के पास बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा, सेल्सियस से 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट है सेल्सियस, आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो याद रखिएगा सेल्सियस। फिर दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। उसके बाद होता है तीसरा होता है रेक्टर पैमाना होता है, इसको कहते हैं रोमर पैमाना, ठीक है, रोमर पैमाना। उसके बाद से होता है केल्विन पैमाना, ठीक है ना, केल्विन चौथा हो गया, केल्विन, इसको हम अभी बताते हैं, केल्विन पैमाना, ठीक है, पैमाना। और उसके बाद से एक नया में आया हुआ है रैकिंग पैमाना, ठीक है, पैमाना। तो इसको देखिए, इसको सेल्सियस में C से प्रदर्शित करते हैं, फ़ारेन को F से, रोमर को R से, इसको K से, और इसको बोलते हैं RA, ठीक। यह संकेत हो गया, संकेत इसका। अब इसके बाद से फ्रीजिंग पॉइंट, यह फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, BP, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका सेल्सियस का देखिए कितना होता है, तो सेल्सियस का होता है, याद रखिएगा, सेल्सियस का देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसका संबंध भी बताएंगे, अभी पहले इसको समझिए। ऐसे कि पूछ दिया था एक बार हमसे, हम नहीं जानते थे थोड़ा सा, अब उस समय हो सकता है कि पहली बार एग्जाम दिए, पूछ दिया था कि जैसे दिया था, ये देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया से लेकर के 212 फ़ारेनहाइट, ठीक। क्या पूछा था हमसे, बता रहे हैं, किया था कि सेल्सियस में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, समझिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नहीं पूछा था कि फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है।
मतलब कि जो डिग्री सेल्सियस है, जैसे कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो यह चीज़ मैं नहीं जानता था। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि मैं नहीं जानता था। ये तो बाद में जब ध्यान दिए कि तो इसे ही याद रखना पड़ता है, जबकि मुझे वो याद था, क्या बोलते हैं, इसका सूत्र जो होता है कि सेल्सियस के बाद फ़ारेनहाइट कितना होता है, इसके मतलब एक दूसरे के इक्वल कौन कौन से होते हैं, याद था। लेकिन ये चीज़ को जैसे अंदर में डीप में थोड़ा सा पढ़े होते तो आ गया होता। इसी तरह से यह पूछ दिया था कि मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक, तो नहीं जानते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस आर पे होता है और 80 इसका होता है, ठीक है, आर 80 डिग्री सेल्सियस मैंने सेल्सियस में आर होता है। केल्विन में 273 होता है, 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 273 और 373 फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक। उसके बाद से एक नया यहाँ रैंकिंग पैमाना में 492 आर से नहीं 472 है, 92 नहीं है, 400 कितना है, 492 है, यस 492 आर ए और 672, ठीक है। और ये नया चीज़ आया हुआ है, तो इसको हो सकता है कि पूछ ले, इसे क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो ये नया दिया हुआ है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद से ये चीज़ तो आपको याद रखना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सेल्सियस का कितना होता है, डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। फ़ारेनहाइट में 32 फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है। ये चीज़ एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब अभी जब सूत्र लगाएंगे तो इसी का जो अंतर होता है, इसका अंतर 100 हो गया, इसका अंतर कितना हो गया, ये 180 हो जाएगा, फिर इसका अंतर हो जाएगा 80, फिर इसका अंतर हो जाएगा 100, याद रखिएगा, इसका अंतर हो जाएगा 180, ठीक। तो यही बट्टा में रख करके भाग में इसको दिया था। तो आगे देखते हैं, इसका सूत्र होता है, जैसे कि आपसी से जो संबंध होता है ना, जैसे कि तापमापी जितने भी दिए हुए हैं, चारों पैमाने का, पांचों पैमानों का जो संबंध है वो कैसे होता है, संबंध देखेंगे। संबंध तो देखिए, संबंध क्या है, सेल्सियस में अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे 0 डिग्री से 0 डिग्री घटाना, ये सब जितना है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको जैसे सेल्सियस में से घटाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको दिखाते हैं, देखिए सेल्सियस माइनस में 0 डिग्री, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, उसको घटाना है, और अंतर कितना था, तो 100 था। आप फिर उसके बाद से याद करने के लिए, और फ़ारेनहाइट में कितना था, तो फ़ारेनहाइट में 32 फ्रीजिंग पॉइंट था, तो इसको हम लोग घटा देंगे, और अंतर कितना था, तो 180 था। आगे रमर में क्या था, तो आर से जब घटाएंगे कितना, 0, आर घटाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 80 अंतर आ रहा था। उसके बाद से फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा ना, देखिए कि यहाँ पे गलती नहीं ना किए हैं, हमें तो गड़बड़ हो जाएगा, ये फ़ारेनहाइट में क्या होगा सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो के माइनस में, के और माइनस में क्या होगा, माइनस में 273 जो न्यूनतम था फ्रीजिंग पॉइंट घटाते थे, और उसके बाद से इसका अंतर कितना है, तो 100 है। और एक नया जो आया था जो आर ए माइनस में 492 आर ए और बटा में 180, यह आपसी संबंध याद रखिएगा। आइए याद कैसे हो जाएगा, तो अभी हम लोग बताए, अभी समझे कि यह जो है इसको इस सेल्सियस में से या फ़ारेनहाइट में से जो जिसका होगा उसी से घटाएंगे, और इन दोनों का अंतर बटा में रखेंगे, ठीक, तो यह आ जाएगा। और आपसी संबंध, यह संबंध तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा। रट्टा का मतलब कि 2-3 बार समझ जाएंगे ना, इसको याद रखिएगा। यह जो है ना, सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, रोमर में, केल्विन में, रैंकिन में, इनको याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे तब देखेंगे, अब क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए दिया हुआ है, आगे देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसका अणु, माने अणु क्या होगा कि चाल बढ़ जाएगी, उष्मा कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा। तो जब उसमें अगर गर्म किया जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, तो उसका आंसर ऐसा ही हो जाएगा, जैसे कि उसमें चलन हो जाएगा तो उसका चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, जैसे कह रहा है कि वस्तु का जो ताप है किसका सूचक है, अणुओं की कुल ऊर्जा का, अणुओं की औसत ऊर्जा का, अणु के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। तो इसका आंसर दो का डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में ताप अगर बढ़ेगा तो उसका सूचक क्या है कि गतिज करने लगेगा, औसत, ठीक। वस्तु का ताप कितना सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा तो प्रभावित होगी एक दूसरे पर, ताप पर ही निर्भर करता है, तो उच्च से नीचे में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अपेक्षाकृत ताप अवश्य से प्रभावित होती है, देखिए
अपेक्षाकृत कम तापमान की वस्तु से उस वस्तु में प्रभावित होती है, यानी कि बड़े, जैसे कि जिसका तापमान ज़्यादा होगा तो कम में आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ किसी वस्तु का क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि उष्मीय ऊर्जा इसका बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे देखेंगे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु क्या होगा कि ऊर्जा बढ़ जाएगी, चाल घट जाएगी, द्रव्यमान बढ़ जाता है या भार बढ़ जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा चाल घट जाएगी। अभी जब हम उसको गर्म कर रहे थे, ताप बढ़ा रहे थे, तो वह क्या हो रहा था कि वह उसमें गति बढ़ रही थी। अब उसको ठंडा किया जा रहा है तो उसकी गति कम हो जाएगी। आगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिए थे? दिया है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो वह दिए थे रैमफोर्ड ने। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 7 का सी हो जाएगा। डीवी ने दिए थे, डेवी ने। तो इसका आंसर सी सही होगा। जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिससे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। उसका मान क्या होगा? तो अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे कि जे बराबर क्या होता है? जे बराबर 4.186। देखिए जूल कैलोरी है, जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। तो यह याद रखिएगा कि जूल प्रति कैलोरी है। अब इसमें क्या पूछ रहा है आंसर क्या? अब देखिए इसमें क्या पूछा है, जब किसी कार्य ऊष्मा में बदला जाता है, कार्य को जब ऊष्मा में बदला जाता है तो ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य के उत्पन्न का अनुपात स्थिरांक जो है जे का ऊष्मा तुल्यांकी क्या होगा? तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि जे बराबर क्या होता है, सबसे पहले यही पढ़े थे W/Q। ठीक, तो अब कह रहा है कि जे का मान कितना होगा? तो यही चीज होगा ना जो हम लोग पढ़े थे कि 4.186 जूल किलो कैलोरी होना चाहिए। तो यह चीज याद रखना चाहिए एकदम से आपको। तो इसमें देखिए एक और चीज है कि ये तो कन्फर्म है कि यही होगा, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग। अब देखिए क्या करना है, यह चीज इसको देखिए किलो कैलोरी में दिया है। तो ये जो किलो कैलोरी में 1000 से, जैसे कि 1000 है तो 1000 होता है, तो 1000 भाग दे दिया तो यह हो गया किलो कैलोरी में। तो यह भी सही है। 4.186 जूल कैलोरी, ये भी सही है। और अर्ग में दिया है, ये देखिए 10 का पावर 7 होता है, अर्ग में 10 का पावर 7 होता है, यानी कि 10 का पावर 7 अर्ग में दिया है तो भी सही है। ठीक, तो याद रखिए ये उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक ना, ये तीनों याद रखना होगा। अगर जैसे ऑप्शन में, अगर मान लीजिए यहीं पे ऑप्शन में दे दिया होता सिर्फ और कुछ दे करके इसको बस दे दिया होता और जीरो कैलोरी पूछ देता, तब क्या करते? तो किलो कैलोरी याद रखिएगा, जूल किलो कैलोरी में होगा तो दशमलव नहीं रहेगा, जूल कैलोरी रहेगा तो 1000 का भाग दिया जाएगा। और अर्ग में दे दिया जाए, जैसे कि 1 जूल बराबर 7 अर्ग होता है, मतलब 10 का पावर 7 अर्ग होता है, 7 अर्ग 10 का पावर। तो यह चीज याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? अभी हम लोग पढ़े थे कि जे बराबर W/Q। अब कौन सा इसमें दिया हुआ जे बराबर JQ तो होगा नहीं। अब इसको ऐसे W बराबर JQ है तो इसका तो ये वाला होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। जे बराबर W/Q, इसका आंसर ए सही होगा। ठीक, तो 9 का हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, जब कुछ पानी का लगातार मंथन या चर्निंग, मतलब कि मंथन किया जाता है तो उसका तापमान में क्या होगा? ठीक, तो ऑप्शन दिया है कि उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, और दिया हुआ कि उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम किसी चीज से यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतर करते हैं। जैसे अगर हम पानी को किसी से मथ रहे हैं या चाहे उसको घुमा रहे हैं तो कोई यंत्र होगा जिससे कि हम उसको, तब वह गर्म होगा, ही उष्मीय ऊर्जा उससे पैदा होगी। तो इसका आंसर सी सही होगा। दिया है कि वाष्प इंजन में, वाष्प है, वाष्प नहीं है, वाष्प है। वाष्प इंजन में बोलते समय जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? जल में विलीय पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही होगा। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है।
उसका कारण भी है कि ऊपर जैसे कि ठंडी की वजह से गर्म ठंडा रहता है, अंदर से जो पानी आता है उसका तापमान गर्म होता है, मतलब समझ में आता है हम लोग छूते हैं तो वही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, तो इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे एसआई सिस्टम में तापमान का, अभी हम लोग पढ़े थे एसआई मात्रा में तापमान का इकाई क्या होगा, तो यह हो जाएगा केल्विन। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 13 का आंसर ए सही होगा। आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि ऊष्मा विषय नहीं आया तो याद रखिएगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा। ऊष्मा का जूल होता है डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी। तो देखिए कैलोरी में क्या था, तो कैलोरी में एक जूल कैलोरी था, जूल था, डिग्री सेल्सियस होता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी है, जूल भी है। ऊष्मा का मात्रक जूल भी है। ठीक, आगे ताप का एसआई मात्रक केल्विन अभी पढ़े थे, तो इसका आंसर इस सही होगा 15 का। 16 देखेंगे कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे यह 10 का पावर शुरू से लिख देते हैं। देखिए 4.2 इंटू 10 का पावर 10 स्क्वायर जूल है। यह 4.2 इंटू 10 का पावर 3 है, और 4.2 इंटू 10 का पावर कितना है, 4 है। तो याद रखिएगा एक 1 किलो कैलोरी का कितना होगा, 1 किलो कैलोरी का। तो अभी हम लोग देखे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जल प्रपात के अध स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक, यह देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊंट गर्मी राहत महसूस करता है। यह अभी आया था, हम लोग देखे थे, एक जगह आया था इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेगिस्तान में छाया में बैठ करके अपने शरीर के तापमान को इतना बढ़ा करके, इतना संचय करके, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ाकर बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा, तो किसी भी चीज़ में अगर जैसे कि बर्फ को अगर दबा दिया जाए तो उसका गलनांक बढ़ जाएगा। तो 19 का आंसर ए सही होगा। ठीक, आगे गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या है, गैस की जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसका जो गैस का जो है ना, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, वो बहुत तेज फैलता है। ठीक, आगे इसका आंसर भी सही होगा। ताप युग्म तापी यानी कि थर्मो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिए सीविक प्रभाव है, जूल प्रभाव है, पेल्टियर प्रभाव है, आई में से कोई नहीं है, तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, सीविक प्रभाव। याद रखिएगा ताप युग्म तापमापी हो, थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर, तो सीविक प्रभाव पर कार्य करता है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, अत्यधिक ऊंचे ताप पर, यानी कि पूर्व विकिरण पर, प्लेटिनम का ताप नहीं पर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। पूर्ण विकिरण तापमापी पर, उच्च तापमापी पर किया जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, याद रखिए पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है सी, स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी का, तो इसका हो जाएगा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी सही होगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमान द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, कारण क्या है, तो देखिए पारा का जो होता है -40 डिग्री और एल्कोहल का तापमान उससे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए। एल्कोहल का जो द्रवांक निम्नतर होता है, तो इसका आंसर पारा के स्थान पर ये होगा। आगे विकिरण पायरोमीटर में कितना तापमान मापा जाता है, विकिरण पायरोमीटर में कितना तापमान तक मापा जाता है, तो 800 से ऊपर, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा क्या, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का मापा जाता है। थर्मोकपल युग्म बनाया जाता है दो धातुओं, दो अधातुओं, दो सदिश अधातुओं और दो असदृश धातुओं में से, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोकपल जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है सी, दो असदृश धातुओं से।
सूर्य का तापमान मापा जाता है तो पायरोमीटर से, याद रखिएगा ये पायरोमीटर से, पायरो मतलब कि उच्च तापमान से नापा जाता है तो पायरोमीटर से द्वारा मापा जाता है। तो 28 का सी होगा। 29 का निम्नलिखित तापमापियों में किसका पायरोमीटर, यह विकिरण होता है, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है, याद रखिएगा। अब देखिए ये किस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट और बस सेल्सियस में दिया हुआ है। तो इसको देखिए C बराबर 0 डिग्री बट्टा में कितना होता है 100 होता है, ये हो गया सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का होता है फ़ारेन माइनस 32 अपान में 180। अब इसी को कटा दिया है 20 25 100 और ये भी दिया है 20 9 9 9 9 9 दूनी 18। ठीक, अब देखिए ये 0 का मान यहाँ नहीं रखा है तो 0 C बाई 5 हो गया और F माइनस 32 और बटा में 9। अब जो इसमें दिया होगा वही होगा। तो देखिए C बाई 5 हो गया 5 32 बाई 9, इसका आंसर बी सही होगा। ठीक, तो निम्न से कौन सा सही है तो इसका आंसर 30 का बी सही होगा। आगे दिया हुआ है कि सेल्सियस में मापक्रम पर जल के क्वथनांक बीपी या हिमांक, मतलब कि हिमांक क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट सेम कब होगा तो इसका जो होता है सेल्सियस में 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग में 0 होता है। तो 100 और 0, तो 100 0 किस में दिया है तो बी में दिया हो, तो इसका आंसर बी सही होगा, जो हम सबसे पहले ही बता दिए थे, इसको याद रखिएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, एक चीज़ वहाँ पे भूल गए थे बोलना, परम शून्य ताप जो होता है -273 होता है डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, -273 होगा। शुरू में हम भूल गए, आगे क्वेश्चन तो बता दे रहे हैं कि यह जो होगा परम शून्य ताप जो होता है -273 होता है। केल्विन मापन में शरीर का तापमान कितना होता है, याद रखिए केल्विन माप में। अब उसको केल्विन में हमको निकालने के लिए कितना था, 310 होता है, याद रखिए 310 होता है। जिसे देखिए केल्विन में 310 होगा, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, 35 का डी होगा। इसको निकालने के लिए भी देख लेंगे, जैसे देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो सेल्सियस कितना होता है तो 37 डिग्री को बटा 100 में, और केल्विन में हम कितना करेंगे तो केल्विन, जैसे इसको केल्विन होगा ना, केल्विन माइनस में 273 होता है और 273 बाई 100 यहाँ पर जाएगा। अब देखिए यानी कि के माइनस में 273 और बटा में 37। अब इनको जब जोड़ेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर में है तो ये आ जाएगा 273 इधर, तो प्लस में हो जाएगा 273 और प्लस में 37। तो 7 3 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 को 0 हासिल 1 और 2 1 3 310 के। तो याद रखिएगा यह इसी से भी निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। ऐसे भी तो याद ही रहना चाहिए। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर एक समान होता है, दोनों पर एक समान होता है। ठीक, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तो -40 डिग्री पे होता है एक समान, तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा बी। याद रखिए कि यह जो एक समान होगा वह -40 डिग्री पे एक समान होगा डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, न्यूनतम तापमान संभव है -200, परम ताप शून्य जो होता है न्यूनतम संभव तापमान क्या है -273 डिग्री सेल्सियस, तो 35 का आंसर ए सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप, फ़ारेनहाइट पर 212 है तो सेल्सियस पैमाने पर कितना तापमान होगा। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट FB कितना होता है फ़ारेनहाइट पे, तो ये फ़ारेनहाइट पर 32 होता है, याद रखिए, और 212 होता है, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट में होता है। ये क्या होता है, ये है इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उसी पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस इस पर होता है सेल्सियस में, तो इसका आंसर सी सही होगा। ये एकदम याद रखना जरूरी है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेन स्केल में कितना डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 32। अभी हम लोग पढ़े थे तो 32। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में अगर सेल्सियस में होगा तो 0 और फ़ारेनहाइट पर तो 32, रेक्टर पैमाने पर होगा, रेक्टर रोमर पे होगा तो 0, 273 हो जाएगा केल्विन पे, और आरे राइमर पैमाने पर हो जाएगा, रैंकिन पैमाने पर हो जाएगा 492। तो यह एक क्रम है न्यूनतम वाला। ठीक, तो 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट हो जाएगा। दिया हुआ है कि मानव शरीर का तापमान अगर 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट है, सी का तापमान कितना हो जाएगा, तो 98.4 है, इसको निकालना पड़ेगा 98.4, यानी कि यहाँ पे कितना है फ़ारेन में से माइनस में 32 घटाएंगे तो ये फ़ारेन तो हमारा दे दिया है, तो फ़ारेन दे दिया है कितना 98.4 - 32 और बटा में 180, और सेंटीग्रेड में हमको निकालना है तो C/100, इसी पर हमको निकालना है। तो यह हो जाएगा 9
और यह हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। ठीक, इसमें से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 98.4 में से 32 घटेगा तो यह हो जाएगा 4 है ना, 4 में से हो जाएगा 6, 7 बचेगा यानी कि 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से यानी 6, यानी कि 65.6 और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30, 3 5 25, 3 28, 2 और 5 6 25 30, 2 32, और पॉइंट में ये आ गया तो इस पर 9 को भाग दे देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 3 बार 27 और 5 हो गया, 8 बच गया, तो 9 8 9 5 45, 9 छक्का 54, 6 यानी कि 36.89, इसका आंसर भी सही होगा, 38 का भी सही होगा। ठीक है, तो ऐसे कि 36 कहीं दिया नहीं तो 36 पे आ गया, 32 35 40 है तो 36 इसका आंसर ये सही, ये भी सही होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। आगे फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब उबलते, फ़ारेनहाइट पे है तो 212 होगा। फ़ारेनहाइट पे जैसे कह रहा है कि उबलते दाब पर, माने वायुमंडलीय दाब पर उबलने का जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, कितने पे है तो 212 पे होगा। तो इसका आंसर 39 का डी होगा। 40 देखते हैं, दिल्ली में जल क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड, तो मसूरी में उसका क्या होगा? ठीक, उससे कम होगा या अधिक होगा। तो दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली ऊपर है, मसूरी तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उससे कम होगा। आगे एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? देखिए डिग्री सेल्सियस कितना है, 60 है बटा में 100, और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट 32, और यह हमको निकालना है तो 180 हो जाएगा, याद रखिए। अब उसके बाद से यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा 20 25 100, और यह 20 23 60, और यह हो जाएगा 5 3 15 5 36 36 36 3 108, और फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 इधर जोड़ लेंगे तो 180 बाई घटेगा ना, हो इसमें से घटेगा 180 नहीं 108, यहाँ पे गलती लगती है भाई, 108 होगा, यह 108 होगा। देखिए 36 तिहाई यानी कि इसको अच्छे से, ये 36 है ना, तो 36 गुणे 36 3 गुणे 36 और बराबर में एफ और माइनस 32, तो ये 36 तिहाई 108 हो गया, 108 और बराबर में फ़ारेनहाइट में 32, अब इनको जोड़ लेंगे तो 32 से 140 हो जाएगा, तो यह माइनस में तो इधर आएगा तो यह बराबर हो जाएगा 180 प्लस 32 बराबर 108 का है, कई बार में गलती हो जा रहा है, तो यह हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस। अप में है, फ़ारेनहाइट में होगा तो यह सेल्सियस में होगा, एफ में होगा, तो इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के तापमान, सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 98। देखिए अब यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 98 में दिया तो ये सब होगा नहीं, इसमें से ए सही होगा, तो 42 का आंसर ए सही होगा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बस सी आंसर सही है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? यह क्या होता है? तो कुचालक होता है उष्मा का, तो इसका आंसर ये सही होगा। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास में ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। अचानक गिलास आसन दिया कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, और सी जल वाष्पित हो जाता है, और डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है, तो इसका आंसर 45 का आंसर हो जाएगा ए। अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है तो इसका आंसर ए सही होगा। देखिए पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो हम लोग पढ़े हैं एक वहीं पे चीज़ और भूल गए थे। चलिए आगे, इसमें जब क्वेश्चन मिला है तो बता रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सबसे अधिक घनत्व होता है, अधिक जो घनत्व होता है घनत्व होता है, ठीक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे याद रखिएगा हमेशा अधिकतम घनत्व होता है पानी का, ठीक। आगे 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? जब घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा ना, ठीक, घनत्व अधिक होगा। जैसे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे घनत्व अधिक था, मतलब अधिक था, अधिक घनत्व था, घनत्व। तो यहाँ से जब डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा
तो क्या होगा, उसका आयतन पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। ठीक, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे आयतन जैसे कि जब जब उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वह घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा, उसके बाद से फिर घनत्व कम होने लगेगा, आयतन उसका फिर यहाँ से, तो इधर से जाने में, इधर ऊपर जाने में 4 डिग्री तक कम होगा आयतन, उसके बाद से यहाँ से अधिक होने लगेगा। ठीक, तो इसका आंसर डी सही होगा। यदि कोई जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 तक ठंडा किया जाए तब क्या होगा। जैसे अभी उसी में दिया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है, तब कह रहा है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिराया जाए तो आयतन कम होगा फिर बढ़ेगा। तब क्या होगा कि जल का आयतन सबसे अधिक फिर बढ़ेगा, मतलब कि जल का आयतन जो है 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर 48 का क्या हो जाएगा, तो 48 का ये सही होगा। आगे, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 का ये हो जाएगा, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। आगे, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी। शीशे की छड़ जो है भाप में रखी है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने पढ़े 50 क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।